जोहार। आप देख रहे हैं बोल बिंदास मेरे यानी कुणाल के साथ, और आज हम बात करेंगे आदिवासी नज़रिए से देश दुनिया की बात नितिशा खालको जी के साथ। सिर्फ जंगलों की लड़ाई जंगलों में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सदनों से उठेगी, संसद से उठेगी और जंतर मंतर से भी उठेगी। हम कहना चाहते हैं ना हम हिंदू हैं ना हम आर्यंस हैं। हमारी जो पहचान रही है वो हम यहाँ के मूल हैं। आदिवासी जब तक गीत नहीं गाता है, नाचता नहीं है, तब तक उसकी आइडेंटिटी नहीं सामने आती है। जो भी हिंसा आज तक महिलाओं के प्रति हुई है, तो उस शारीरिक हिंसा का प्रतिकार अगर बंदूक उठा के किया जा रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी गलत है। ये आने वाले समय की एक मांग बन के रह गई है। भग जुगनी लिखा लो कर की बड़ा लागी हो, भग जुगनी लिखा लो कर की बड़ा लागी। हम लोगों को अपने रिलीजन का कॉलम चाहिए। 7 कॉलम में जो 6 कॉलम है वो मुख्य धर्मों के नाम पे आपने दे रखा है, 7वां को आपने अन्य करके कर रखा है। वी आर नॉट अदर्स। नितिशा जी जोहार। जोहार जोहार कुणाल। तो नितिशा जी, मैं आपको नितिशा दी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस कम्युनिटी से, जिस आदिवासी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ठीक है, मैं अपने ट्राइब के बारे में थोड़ी सी बात आप जानना चाहते हैं तो मैं रखना चाहूंगी। हमारे ट्राइब का नाम उरांव है। मोस्ट प्रॉपरली मतलब पॉपुलरली ज्यादातर लोग हम लोगों को उरांव के नाम से जानते हैं, लेकिन अमंग उरांव हम लोग खुद को कुड़खर कहना पसंद करते हैं। हमारी मातृभाषा का नाम कुड़ुक है, और एन कुड़खन हिगदन ये हमारा टर्म है। उरांव शब्द तो बहुत बाद में आता है, और ये बहुत हद तक बाहरी लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते जाते रूढ़ कर दिया गया। तो हमें पहले जो शब्दावली है, इन शब्दावली और इसके ओरिजिन पे भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये नाम हम लोगों ने अपने लिए एक्सेप्ट करना शुरू भी किया है। तो मैं उरांव समुदाय से आती हूँ, कुड़खर हूँ। हमारी मातृभाषा कुड़ुक है, और इनका मेजर जो रेसिडेंस है, जहाँ पे ये रिसाइड करते हैं, वो झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आपका नेपाल है, छत्तीसगढ़ है, अंडमान में हमारे लोग हैं, और बिहार का एक मेजर पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश में भी कुछ है, और बाकी जितने भी जगहों पे हैं वो छिटपुट किन्हीं ना किन्हीं कारणों से एक माइग्रेशन के दौरान वहां तक पहुंचे हुए हैं। असम में एक बड़ा पॉपुलेशन है जो चाय बागान में है। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे दार्जिलिंग में बहुत सारे चाय बागानों में हमारे ही लोग हैं, और एक अच्छा खासा पॉपुलेशन बहुत अलग अलग ज्योग्राफी में फैला हुआ है। हमारे ही भाषा परिवार को अगर मैं बताने की आपको कोशिश करूं, तो ये द्रविड़ भाषा ग्रुप में आने वाला भाषा है। और रहना जो हम लोग अपने सन्निधि में जिन आदिवासी समूह के बीच में रहे हैं, वो मूलतः मुंडा लोग हैं, और बहुत हद तक परिचय हमारा संथाल और हो कम्युनिटी से भी हो पाता है। तो इतनी सी जानकारी अभी, और आप जैसे पूछते चलेंगे मैं आपको अपनी कम्युनिटी की और भी बातें बताती चलूंगी। तो हम लोग घर में तो कुड़ुक बोलते रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में एक बाजारी दबाव की वजह से, शिक्षा दीक्षा में भी इंग्लिश और हिंदी का बढ़ता दबदबा के कारण हमारे परिवार में लोगों ने प्रयोग नहीं किया, और इसी का खामियाजा भुगतते हैं कि हमें आज भाषा नहीं आती है, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इसको सीखने की। और अब जब समझ में आया है कि भाषा नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचने वाले, तो अब हम भाषाओं पे काम करना शुरू कर चुके हैं। हम उसके गीत गा रहे हैं, उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने बतियाने की कोशिश में है। जी। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि
देश की शिक्षण प्रणाली के बारे में आपका क्या सोचना है? मीन्स कि खासकर मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में काफ़ी जगह से काफ़ी स्टेट से लोग आते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ाया जा सके? ऐसा कोई उपाय इस तरीके से कुछ? देखिए संविधान जो है हम लोगों को भारत में शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है उसमें कई अलग-अलग मीडियम्स हैं और उन मीडियम्स में जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है तो यहाँ पे 1986 का हम लोग त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के तहत 3 भाषाओं का ज्ञान स्कूली हुँ, बालक और बालिकाओं को हम लोग दे रहे होते हैं, बच्चों को दे रहे होते हुँ, हैं। और हुँ, हुँ, इसमें पहला हम लोग विकल्प के तौर पे हिंदी इंग्लिश रख ही लेते हैं और तीसरे विकल्प हुँ, के तौर पे हम क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने का एक पेपर के तौर पे मीडियम के तौर पे नहीं लेकिन पेपर के तौर पे हम उसे पढ़ा रहे होते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। 10वीं तक जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी सबने इन भाषाओं के साथ तो अध्ययन किया। जी। लेकिन भारत में ही हम देखते हैं कि सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता है कि वो हुँ, हुँ। 8वीं अनुसूची के हैं और उनको संविधान संरक्षण दे रही होती है। वो हुँ, उसके हुँ। लिए साहित्य अकादमीज़ खोलेगी, उनके लिए पुरस्कार का वितरण होगा, आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षाएँ उन भाषाओं में दे सकते हैं और आप कुल मिलाकर के उन भाषाओं को रोज़गार से जोड़ चुके हैं। तो ऐसी भाषाएँ सिर्फ़ 22 हैं, जबकि हमारे हुँ, देश में नहीं भी तो 200 से ऊपर भाषाएँ हैं, जो बोली जा रही होती हैं। तो जो क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं, ये आदिवासियों के संदर्भ में तो और भी प्रासंगिक बन पड़ता है, क्योंकि हुँ, भाषाओं पे ही अटैक करके आप बहुत हद तक उस समाज को खत्म कर सकते हैं। आप हुँ, पाएँगे जिन भाषाओं में मातृभाषा में शिक्षा दी गई है, वहाँ पे हुँ। बच्चे ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। मुझे जी। लगता है कि डीयू में या देश के उच्च संस्थानों में हुँ, हुँ, आपको बच्चों के पास एक विकल्प तो देना चाहिए कि वो अपनी मातृभाषाओं में पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है, उसको वो बचाए रखें और बना करके रखें और मुझे लगता है जब वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावे तीसरी भाषा अपनी मातृभाषाओं के साथ पढ़ के आ रहे होंगे, हुँ, तो वो हुँ, ज़्यादा हुँ। बेहतर परफ़ॉर्म कर पा रहे होंगे। और इसकी बिल्कुल। व्यवस्था हमारे संविधान में प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन तक मस्ट किया गया है, लेकिन हुँ, हुँ। ये अभी तक सरकार के द्वारा अनदेखी का शिकार है। तो हमारे बिल्कुल। पास जो भाषा नीति है, वो एक अच्छे संवैधानिक सेफगार्ड्स के साथ बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जिसकी वजह से हमें परेशानी ये होती है कि हमने घर में कुडुख नहीं सुना, हमने मुंडारी नहीं सुना, हम बिल्कुल। भीली में नहीं बात करना चाहते हैं, हम ना पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं। आप हाँ, आदिवासियों को बचाने के लिए तरह-तरह की बातें और तरह-तरह के आयोजन और नीतियाँ ले आएँगे, लेकिन आप उनकी भाषाओं को मार के जो भाषा ऐसी चीज़ है जो आदमी के विचारों को बहुत सहजता के साथ, बहुत स्मूथली किसी तक पहुँचा रही होती है और आपने भाषाओं पे ही अटैक करा हुआ है, भाषाओं को ही आपने खत्म करने की कोशिश की हुई है। जब आप रोटी से नहीं जोड़ेंगे तो कोई क्यों कुडुख पढ़ेगा? कोई क्यों मुंडारी पढ़ेगा? कोई क्यों किन्नौरी पढ़ेगा? कोई क्यों खासी पढ़ रहा होगा? तो हुँ, हमें लगता है कि आदिवासी भाषाओं को बचाने का प्रश्न और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने का प्रश्न बहुत जेन्युइन है क्योंकि ये उन समाजों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके पास जो संचित ज्ञान है, उन्होंने जो एक स्कॉलरहुड पाया हुआ है अपनी भाषाओं में, उनके लिए शब्दों को गढ़ा हुआ है, उनको मान्य बना करके उसको मानक तौर पे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो मुझे बहुत शर्म और बहुत बुरा महसूस होता है, जब इन भाषाओं को हम मरते हुए देख रहे होते हैं। भारत में जो सर्वे होता है, लास्ट लिंग्विस्टिक सर्वे 1901 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। 1901 उसके बाद आज तक भाषाई कोई सर्वे सरकार के एफर्ट से नहीं की गई है। जी। कुछ संस्थानें हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट से इस चीज़ को कंडक्ट करती आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भाषाओं की बहुत अवहेलना है और यही वजह है कि हम 22 भाषाओं को ही सिर्फ लिखने, पढ़ने का एक माध्यम बना के रखे हैं, जिससे हुँ, उन समाजों का हित सधता है, उसमें हुँ, से बाकी मैं बताना चाहूँगी भोजपुरी का एक मेजर क्राउड है, मेजर पॉपुलेशन है और वो बहुत प्रयोग में है, बहुत सहजता के साथ प्रयोग में है। लेकिन हमने उस पे क्या आरोप लगा रखा है कि ये तो अश्लील गानों का भंडार है, इसमें तो सारी अश्लीलता ही झलकती है। ठीक है? तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा कि हमने किन-किन भाषा और बोलियों को ये 2 खेमे में बाँट रखा है कि किसको हम बोली बोलेंगे और किसको हम भाषा बोलेंगे। ये पूरे तरीके जी, से बिल्कुल। भाषा वैज्ञानिकों ने खारिज किया हुआ है।
ठीक है, कोई जी, भाषा और भाषा जिस भाषा और तरीके बोली से में भोजपुरी अंतर नहीं है, ये भाषा वैज्ञानिक बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से भोजपुरी इतनी मतलब काफ़ी आजकल राज्यों में बोली जाने लगी है, लेकिन वो मेजर भाषा नहीं बन पॉपुलेशन पाई है, है। वो सिर्फ़ बोली बोली है वो, शायद। हाँ, तो ये जो अंतर सिखाया जा रहा है ना, ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल मामला है। आप जी। पाएँगे कि जो 22 भाषाएँ उस 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई हैं, उसका कइयों का पॉपुलेशन बहुत कम है। कइयों की जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, प्रयोक्ता जो हैं, जिनको हम हुँ, हुँ, यूज़र्स बोलते हैं, हुँ, उनकी संख्या एकदम नेग्लिजिबल है, लिटरेचर नहीं है उनके पास या कम है। तो हुँ, आपने हुँ। उनको संरक्षण दे दिया है, लेकिन बाकी भाषाओं के प्रति आपकी उदासीनता है। आपको अंग्रेजी से तो खतरा महसूस होता है हिंदी वालों को, लेकिन हिंदी वालों ने खुद कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को खत्म किया है, इसका कोई आंकड़ा और कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। भारत में जो मल्टीलिंगुअलिटी है, इतनी विविधता है, उसमें इतना सुंदर सुंदर चीज है जिसको कि हम लोग एकीकृत करने पे तुले तुले हुए हैं। हम लोग जो मौखिक साहित्य है, मौखिक गीत है, उन सबको सबको खत्म करके बस हमें इंटरटेन करना है कि लगावे तब जब तो लिपस्टिक किया तो फिर हट जाता हूँ। यही हुँ, पूरे भारत में कश्मीर भी और कन्याकुमारी भी और मिजोरम भी वही सुन रहा है। जी। लेकिन जो उनके पास अपने गीत थे, उसकी जो सुंदरता थी, वो हम कब जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, जब वो हमारे शिक्षण का हिस्सा नहीं बनेंगे, रोजगार का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जी, प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है। जी। ये सवाल पूछने का मेरा एक ये कारण भी था जी। मैंने देखा है बहुत सारे घरों पे जब हम्म, पेरेंट्स गाँव ग्रामीण एरिया से निकलकर जब वो शहरों में आ जाते हैं, शहरों की तरफ रुख जी। कर लेते हैं, तो जी। काफ़ी लोग हैं कि अपनी संस्कृति से बिल्कुल कट से जाते हैं और घर का माहौल मैंने देखा है ये मेरे घर का भी माहौल है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि जी। अ, वो प पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों से हिंदी या इंग्लिश के अलावे अपने लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। जी। अब यही कारण है कि मैं एक मुंडा जाति से आता हूँ, लेकिन मुझे मुंडा नहीं आता है। तो जी। ये कितना मतलब ये कितने बड़े चिंता का कारण हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि फिलहाल मैं घर से भी शुरुआत हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कि घर के प्रयास से ही, माँ के गोदी से ही ये बातें सीखी जाती हैं सबसे पहले। लेकिन माँ की गोदी में जब बच्चा आ रहा है, तो किस दबाव में माँ ने अपनी भाषा को छोड़ा है, हम लोगों को उन कारणों को जानने की ज़रूरत है। ये बहुत जी, सतही बात होगी कि हम बस बोल दें कि परिवार नहीं बोल रहा है, माँ नहीं बोल रही है, इसलिए हमने नहीं सीखा। माँ हुँ, क्यों नहीं बोल रही है, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं, परिवार और आस-पड़ोस में क्यों दूसरी भाषाएँ इतना ज़्यादा हमारे बीच में आ गई हैं। आज हम जी, लोग सिर्फ द्विभाषिकता में नहीं जी रहे हैं, हम बाइलिंगुअल नहीं है। हम कई-कई लैंग्वेजेज़ में एफर्ट करके उसमें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जी, एक बाज़ार का समय है, एक पूँजी का समय है, एक पूरे तरीके से शिक्षा तंत्र का और एक संस्कृताइज़ेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे सब जी। लोग एक भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं और ये दबाव अपना रहे हैं। हम हुँ, लोग जापानीज़ सीखने के लिए तैयार हैं, हम स्पेनिश सीखने के लिए तैयार हैं, हम दूसरी देशों की भाषाएँ सीखने के लिए तैयार हैं, हुँ, लेकिन हुँ, अपनी मातृभाषाओं को छोड़ कर के या दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ कर के, उनके लिटरेचर को छोड़ कर के हम लोग मतलब पूरी तरीके से एक अट्रैक्शन, क्योंकि वो भाषाएँ आपको रोज़गार दे रही होती हैं। जी, आप इंटरनेशनल के तौर पे बाहर जा रहे हैं, आप के लिए जो उच्चायोग हैं, जो जितने तरीके के आपके सॉरी राज्य आयोग जो हो सकते हैं, इन तमाम जी, जगहों पे जाके आप में जाकर के देखिए, इनके लिए इतनी नौकरियां हैं, तो लोग नौकरियों के लालच में इन भाषाओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सिर्फ जी, परिवार पे ये आरोप लगा देने से कि हाँ, परिवार ने छोड़ दिया था, माँ बाप ने छोड़ दिया था, लेकिन उसके पीछे के रीजन है क्योंकि स्कूल में बच्चा जाकर के टकराए नहीं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ जिससे आप समझ जी, पाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। जी, मेरे मामा जी की बेटी पहली बार जब स्कूल में नर्सरी में एडमिशन के लिए गई है और उसको जी। स्कूल में जो स्वीट पोटैटो है ना, कांदा जी, जिसको हम जी। लोग बोलते हैं हाँ, कांदा। कैंटीन में, जिसको हिंदी में हम लोग शकरकंद कह ले रहे हैं, तो जी, उसको दिखाया गया और पूछा गया कि बेटा ये क्या है। अब जी, उसने उसको घर में खाया हुआ है, उसको मालूम है कि वो क्या है। उसने बोला कि ये कांदा है। तो हुँ, सिस्टर थोड़ा-सा थी क्योंकि वो उस चीज़ से परिचित थी,
लेकिन उसके बाद उसने उसको फोर्सफुली बुलवाने की कोशिश की कि नहीं ये शकरकंद है बेटा, स्वीट पोटैटो है। पर उस बच्ची ने अड़ के जवाब दिया कि नहीं मेरा बाबा तो इसको कांदा बोलता है। ठीक है, तो ये जो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस है, जो लर्निंग है, आप पहले उसको अनलर्न कराते हैं दूसरी भाषाओं में लाने से पहले। तो वही अनलर्निंग का प्रोसेस माँ बाप ने गोदी में से ही रख के करना शुरू कर दिया कि चलो जी मेरा बच्चा मुंडारी नहीं सिखाएंगे, हम कुड़ुक नहीं सिखाएंगे, हम जो स्कूल में भाषा है, बाजार में भाषा है, जिसे वो टकराएगा आने वाले दिनों में, उसके लिए तैयार करते हैं। इसीलिए आज हमने हिंदी भी घर में बोलना छोड़ दिया है, हम लोग अंग्रेजी की तरफ कूच कर चुके हैं। जी। तो चाइना के जी। सामान का यूज कर रहे हैं? हाँ, कभी हाँ, नहीं करने की वजह नहीं है, बताइए। हाँ। तो आप ये बताइए कि चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का ये जो कदम है, ये कितना कारगर है? क्या भारत इस स्थिति में है कि वह स्वयं अपने बल पर, तकनीक के मामले पर वो आत्मनिर्भर बन सकता है? अ, बहुत बहुत आवश्यक सवाल कुणाल। अ, इसकी शुरुआत मैं जहाँ से करना चाहूंगी वो हमारे दैनंदिन जीवन से होगा। ठीक है, हम लोग जी रोज के जीवन से लेंगे, रोजमर्रा के जीवन से एग्जाम्पल लेंगे। सबसे जी पहला सवाल ये बनता है कि बहिष्कार जब हमें करने का कॉल आ रहा है सोशल मीडिया के वाया या राष्ट्रवादियों, सोकॉल्ड राष्ट्रवादियों के द्वारा, या और भी हमारे बहुत सारे सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा जो बोल जी रहे हैं कि जी चीन के सामानों का बाइकआउट करो, हम पहले हाँ, सवाल ये पूछना चाहते हैं कि ये चीन का सामान हर एक घर में पहुंचा कैसे? बिल्कुल क्या बिल्कुल। चीन सीधे ला करके आपके घर में देके जा रहा है, या जी आपने उसके साथ एमओयूज किया है, आप उसके लिए एक पॉलिसीज बना करके आप उसको इन्वेस्ट करने देते हैं, आप सामान लाने जी लाने की इजाजत देते हैं और वो बाजार में उतरता है। और जो भारत का बाजार में जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स थे उसको हम्म कंपटीशन उसको बीट करता है प्राइस वाइज, अपने अट्रैक्टिव और फीचर्स वाइज, और आदमी अपने घरेलू सामानों को छोड़ करके वो उस कम दाम की चीजों की तरफ दुनिया में या हमारे भारतीय समाज में सेविंग्स को लेकर के एक बहुत अच्छी और बेहतरीन मान्यता रही है। लोग सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ अगर, तो एक बार सोच करके देखने की जरूरत है कि जो चीनी सामान है और इसका विकल्प जो हमारे पास घरेलू उद्योगों के वाया है, उनके प्राइस का कंपैरिजन आप करके देखिए। क्या बिल्कुल। आप 2 रुपए में मिलने वाला सामान के लिए आप 80 रुपए देने के लिए तैयार हैं? यही एक समय था जब आपको याद करना पड़ेगा, जब एक बड़े कॉज के लिए गांधी जी ने भी हम लोगों के लिए एक कॉल दिया था और बोला था कि हमें अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, मशीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और हम लोगों को अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए। लेकिन उन घरेलू उद्योगों की स्थिति क्या आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बना रखी है कि वो हर किसी के अफोर्डेबल प्राइस में, साइज में, उतने संख्या में आपको उपलब्ध हो सके? मैं आपको खादी का एग्जांपल देती हूँ। खादी कितने लोग हम लोग खरीद के पहन पाते हैं? है ना, घरेलू चीज है, हमने तो इस्तेमाल करना चाहिए। हम इस महंगा है। मतलब आदिवादी राष्ट्र में राष्ट्रपिता के कहे हुए आह्वान को मानना चाहिए। जी लेकिन क्यों हम लोग शिफ्ट करते हैं या क्यों हम स्विच करते हैं कि जो हमें कम में दाम में पड़े और हम हर एक लोग पहन सके, ऐसी बिल्कुल। तरफ में हम क्यों मूव करते हैं? हम क्यों नहीं खादी अफोर्ड करते हैं? फैब इंडिया का ब्रांड बना दिया आपने, आपने खादी को ब्रांड बना दिया जो लोगों की पहुंच से बाहर है, और उसका विकल्प आपने ही ला के दिया है बाजार में हमें। ये बिल्कुल। हम कहीं से चीन से और कहीं भी बाहरी विदेशी कंपनियों से जाके डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं। एडिडास और नाइकी आप लेकर के आ रहे हैं देश में, कोई खरीदने लंदन नहीं जा रहा है, वो अंबानी जी फैमिली है केवल जो शॉपिंग हम्म करने भी वहां जाती है। ठीक है, हम हम्म नहीं और आप जा रहे होते हैं। तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा, ये जो बॉयकॉट का कॉल दिया है उसके पीछे की मंशाएं क्या है? चीन और हम्म भारत में डिस्प्यूट इन वजहों से है। अचानक से कोई एक झड़प हो गई और हमने ये कॉल दे दिया और हम लोगों ने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा राष्ट्रीयवाद का जो चोला पहन करके हम सब चीजों का बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। पटेल की मूर्ति जो हजारों करोड़ की बैठाई गई, कहाँ से माल आया? भारत चाइना ने से। क्यों नहीं लाया? मेक इन इंडिया का सवाल बनता है ना। मेक इन जी इंडिया के तहत कितने स्किलफुल लोगों को नौकरी के बहाने आपने इधर उधर ले जाके
छोड़ा और पैंडेमिक की स्थिति में 2-3 महीने से वो जब अपने घर और खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वो लौट नहीं पा रहे थे। इतने सारे मजदूरों को हम लोगों ने रोड में कटते मरते सब कुछ होते देखा ना। तो फिर ये जो बिल्कुल। चाइना का सवाल है, जो डिस्प्यूट है, वो 1914 में जब मैकमोहन लाइन के साथ में ब्रिटिश जो शासन था, उसने हमें बोला कि तिब्बत के साथ में उसने एक समझौता किया और बोला कि ये डिस्प्यूट एरिया उस साइड आपका है, इस साइड मेरा है। लेकिन आज की गवर्नमेंट या नेहरू के टाइम पीरियड में भी जो चीन को लेकर के डिस्टर्बेंस था या बातचीत को सुलह का रूप नहीं दिया जा सक रहा था, उसके पीछे का रीजन ही यही था कि आपने पूरे तरीके से बार बार एक जो उनके द्वारा ऑक्यूपाइड जगह है और आपके द्वारा जो ऑक्यूपाइड जगह है, उसमें 1914 का वो मैकमोहन लाइन को आज आप मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप बहुत तरह तरह के रास्ते बना रहे होते हैं, बहुत तरह की चीजें उतार रहे होते हैं, उस समय आपका विरोध नहीं होता है, सत्ताएं ये चीजें कर रही होती हैं, उस समय हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं और सडनली कुछ घटता है और एक रिएक्शनरी बिहेवियर कि आओ अब बहिष्कार कर देते हैं। पटेल की स्टैचू को या बहिष्कार करके दिखा दो ना, उतार के दिखा दो, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर जो कांग्रेस के पटेल हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट के सबसे बड़े कद्दावर नेता बना दिए जाते हैं, और वो भी चीनी सामान से। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ये विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। अगला सवाल जो मेरा है, वो जो अभी जो हालात चल रहे हैं देश में कोरोना की वजह से, जो देश में आर्थिक गतिविधियों को काफी झटका लगा हुआ है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सीआईआई के रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें कि उन्होंने देश भर के जो जितने बड़े सीईओ हैं, उनसे जब बात की थी, उनसे रिपोर्ट ली थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि साल भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है देश को आर्थिक स्थिति से सुधरने के लिए। तो लेकिन जो सरकार है, वो निवेश के जरिए, नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं इसमें? आपकी क्या राय है? सरकार आर्थिक पक्ष को लेकर के तो चिंतित दिखाई पड़ती है, लेकिन वो हमारे जान के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आर्थिक पक्षों पे आपका ध्यान जा रहा है, स्वागत योग्य बात है, लेकिन उससे भी पहले आपको जान बचाने की जरूरत थी। जब कोरोना का दौर आया, विश्व में सारे लोग जब जूझ रहे थे, भारत भी जूझा इससे, लेकिन आपने क्या किया? आपने हेल्थ को लेकर के कोई ऐसा एक मेजर स्टेप लेने की जरूरत थी आपके पास। चलो, आज तक आपने अपना सालाना बजट का एक बहुत कम हिस्सा चिकित्सा के क्षेत्र में डाला हुआ था, लेकिन जब आपके पास या विश्व में एक पैंडेमिक की स्थिति बनती है, तो आपको हिम्मत करनी चाहिए थी कि आपको हेल्थ सेक्टर को पूरा नेशनलाइज करने की जरूरत थी। जितने भी प्राइवेट फर्म्स की सेवाएं थी, आपको हिम्मत होना चाहिए था कह पाने का कि पहले मेरे देश के नागरिक हैं, उसकी मैं जान बचाऊंगा, उसके बाद मैं उनके रोटी पानी और तमाम चीजें देखूंगा। उन्होंने क्या किया? जब कोरोना आया, आपने ट्रंप को बुला करके हमारे बीच में आपने उनका स्वागत कराया एक मेजर भीड़ के साथ में। आप उस बीच में भी आपने जो एयरपोर्ट्स में चीजों को रोका जा सकता था, आपने वहां पे भी कोताही बरती। आपने मजदूरों पे बातचीत लाके छोड़ दी, आपने तबलीगी जमात का नाम इस्तेमाल कर लिया, आप पर्सनल बहुत सारी अपनी कम्युनल चीजों को बार बार प्रेजेंट करते रहे, लेकिन ये कभी नहीं कह पा रहे थे कि मुझे अभी पहले अपने देश को बचाना है। आप याद कीजिए, कोरोना से ठीक पहले हम लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, एनपीआर एनआरसी का विरोध कर रहे थे। देश मानने को ही तैयार नहीं है कि नागरिक है। जी। आपका रेशियल फीचर, आपका संस्कृति, आपका रहन सहन, बोली चाली आपको नहीं तय कराता है कि आप भारतीय हैं। आप कागज दिखाने की बात पे अड़े हुए थे। आप बाहर से ला करके एक बसावट को बसाने की बात कर रहे थे, और उसमें भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को आप बार्ड कर रहे थे। आपने रोका हुआ था एक पर्टिकुलर मुस्लिमों के लिए, आपने वो स्थिति नहीं लाई थी। आप जो देश में है उसको आप डाउटफुल सिटीजन बना रहे हैं। ठीक है ना? आप कम्युनल हार्मनी जो बनी हुई है बहुत मुश्किल से, बहुत छोटे छोटे लोगों के प्रयासों से, आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आर्थिकी पे जो ये बहस हो रही है
वो बहुत जेन्युइन बहस है। पहले आप तो जान बचा लीजिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कितना पर एनम आपका अर्निंग्स क्या होगा, आप बचेंगे कैसे, नहीं बचेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि केरल गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएशंस लिए हैं। झारखंड गवर्नमेंट से मेरा सीधा वास्ता है, इस वजह से मैं उनको ज्यादा जान पा रही हूँ। तो उन्होंने 3 योजनाएं शुरू की। पहला तो बिरसा हरित ग्राम योजना है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है, फिर उसके बाद पोटो खेल विकास करके उन्होंने अपने 3 स्कीम्स लॉन्च किए हैं। तो जी। बहुत सारे संवेदनशील सरकारें इसको लेकर के काम कर रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें कुछ नहीं दिखता है। आपने अभी जी। तक जितने मजदूरों की हानि इस देश ने उठाया, उन मौतों का जिम्मा कौन लेगा? हम रेल से भी कटे हैं, रोड में भी पिटे हैं, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले हैं, लोगों ने डिलीवरीज रोड में की हैं। इससे बड़ा पेन और क्या हो सकता है? और आप बात कर रहे हैं कि हम बाहर का निवेश लाएंगे और उस पर काम करेंगे। बाहर का निवेश ला करके आप 8 घंटे को बढ़ा करके लेबर लॉज में आप हस्तक्षेप करके उसको 8 से 12 घंटा करने जा रहे हैं। आप मजदूरी को कितना एक्सप्लॉइट कीजिएगा? आदमी की एक क्षमता है। अंबेडकर ने बहुत एफर्ट के साथ इस देश के संविधान को गढ़ने में इन तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा था। आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। आपके इस पीरियड में, आपकी सत्ता के पीरियड में संविधान को जलाया जा रहा है। आरक्षण पे मेजर अटैक है, बहुजन कम्युनिटी पे लगातार अटैक है। आप क्या बात कर रहे हैं कि मतलब हम लोग देश को आगे ले जाएंगे निवेश करा करा के? आपने कितने करोड़, हजारों करोड़ कितने माफ किए हैं, कितने सरकारी फर्म्स को आपने बंद किया है जो फायदे में रहने के बावजूद। आपने बीएसएनएल का हाल याद है? बीएसएनएल से जियो को जो उन्होंने निकाला गया था। बेचा, लिटरली बेचा। किस दाम पे बेचा कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगले साल का 5 साल का इलेक्शन भी हमने देखना है, तो आप बोल करके इत्मीनान बैठे हुए हैं। तो ये जो पूंजीपतियों के साथ सत्ता की जो चल रही है ना, वो सबके लिए जग जाहिर बात है। कोई छिपने छिपाने और रुकने वाली बात तो कतई नहीं है। और गवर्नमेंट ने तो स्पॉन्सर ही किया हुआ है मीडिया। हर घर में एक टीवी जैसा डब्बा है जो आपको मेंटल एक खुराक देता रहेगा। अखबार उनके हाथ में है, वो खुराक देता रहेगा। वो कौन से इंफॉर्मेशन आपको देने हैं, दिखाने हैं। सफूरा जरगर वाला न्यूज आप देख लीजिए। जिस दिन अरेस्ट किया जाता है वो हर लीडिंग अखबार का फ्रंट पेज होता है। जिस दिन उसको बेल मिलता है वो 9वें पेज का न्यूज बन जाता है, ठीक है। और क्या किया था सफूरा जरगर ने? पेन के बिहाफ पे वो बस सीएए का विरोध कर रही थी। वो बोल रही थी कि ये गलत हो रहा है। अपनी बात को कह पाना स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा, आज उनको आप यूएपीए के अंतर्गत अरेस्ट कर रहे हैं, उनको अंदर किए जा रहे हैं। सरफूरा को बेल मिला है, लेकिन कितने लोग अंदर हैं अभी भी। और आपने कोरोना का दौर चुना है। कोरोना में कितने अरेस्टिंग हुए हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे दिल्ली दंगों में शामिल होने के नाम पे। पिंजरा तोड़ की देवांगना याद है हम लोगों को। बताइए आप कैसे छोटी छोटी चीजों को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? आपके खिलाफ जो ना बोल पा रहा है, आपको वो नहीं टॉलरेंट हो रहा है। इतना असहिष्णु नहीं था मेरा भारत। और मुझे उम्मीद है कि आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानते हैं और देश को इकट्ठे चलाने का जज्बा रखते हैं। ऐसे लोगों को आज बाहर होने की जरूरत है, ना कि जेलों में। सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर आपका नजरिया क्या है? हालांकि अभी कोरोना की वजह से अभी देश में फिर भी मुद्दा थोड़ा शांत हुआ है उसके वजह से, लेकिन जो दंगा हुआ, क्या ये जरूरी था? और सीए, एनआरसी के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया और आम जनता में जो चर्चा की जा रही थी, जैसे कि वो सिर्फ संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन आदिवासियों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? इस कानून का क्या फर्क पड़ेगा? ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी इसका जिक्र नहीं था। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? कुणाल, मुझे लगता है सबसे पहले हम लोगों को इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जो सीए था, एनआरसी था और एनपीआर जो होना है, ठीक है, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए अहित करने वाला नहीं है। असम में एक प्रैक्टिकल करके देखा जा चुका था और कितने ही हिंदू सिटीजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। डाउटफुल सिटीजन का एक
लेबल उनके ऊपर चिपका, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास जो एक सिस्टम है जो सीएए और एनपीआर और एनआरसी के दौरान में आपसे मांगा जा रहा है, पेपर दिखाओ कि आप इस देश के नागरिक हैं, आपके माता पिता इस देश के नागरिक हैं। इसको बहुत माइन्यूटली समझने की जरूरत है। आंदोलन हम लोगों को शाहीन बाग से उठा हुआ या उससे जुड़े हुए कम्युनिटीज के द्वारा लीड करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ये पूरी तरीके से मुसलमानों का कोई आंदोलन नहीं था। ये पूरे तरीके से एक भारतीयों का आंदोलन होना चाहिए था, जिसको कि पूरे तरीके से एक रंग दिखाया गया कि जो सबसे पहले सीढ़ी पे जो सबसे पहले हटने वाले लोग थे वो मुसलमान थे, नो डाउट। उन लोगों ने इस मूवमेंट को लीड किया, इस समझदारी को उन्होंने बताया, और उसके ठीक पीछे पीछे सारी कम्युनिटीज खड़ी होती चली गई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सिर्फ ये एंटी मुसलमान नहीं है, ये किस तरीके से बाकी जो आपके सत्ता वर्ग के द्वारा नहीं पसंद किए जाने वाले लोग हैं, खास करके मैं हाशिए के समाज के लोगों की बात करूं या वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे पिछले पायदान में खड़े हुए अछूतों की बात करूं, शूद्रों की बात करूं, उन कम्युनिटीज पे एक मेजर प्रहार था। जहां पे आप एक बात बताइए, मैं अपना बिल्कुल पर्सनल एग्जांपल देकर के बताती हूँ कि मैं जब पैदा हुई हूँ 1986 में, तो मैं एक हॉस्पिटल में पैदा हुई, तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नहीं है, ठीक है। मेरे माता पिता जो मम्मी 63 में पैदा हुई है और 63 में मम्मी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनका अगर मम्मी पापा का निकाला जाए तो मेरी नानी का डेट ऑफ ईयर तक नहीं मालूम है, ठीक है। तो आप जब इतनी पीढ़ियों, जब बस जस्ट 2 पीढ़ी पीछे ही आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, 1 पीढ़ी पीछे के एविडेंसेस नहीं है, तो आप किस ग्राउंड पे आप अपनी नागरिकता सिद्ध कर पाएंगे? सत्ताएं आपको सिटीजन मानने से इनकार कर चुकी है। वो बैलेट पेपर से क्यों नहीं इलेक्शन करा रही है, क्यों पेंशन कर रही है? आपको सोचना पड़ेगा ना। क्यों परमानेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट में काम कराए जा रहे हैं, कम पैसे में मनमानी तरीके से आपके श्रम का दोहन हो रहा है। इन तमाम सवालों को एक आदिवासी होने के नाते मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, मैं तो अपनी नानी और दादी तक का एविडेंस नहीं प्रूव कर सकती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा डाउटफुल हुए तो उसका जेनरेशन खुद डाउटफुल हो गया, ठीक है। और इतनी आपके पास पर्यावरण से, आपको जो ज्योग्राफी है भारत का, आप इतनी क्लैमिटीज से जूझते हैं, आपके पास सूखा है, बाढ़ है, जंगलों में आग है, या बहुत इंटीरियर्स में आपके पास एजुकेशन तक नहीं है, रोड तक नहीं है, वहां पे रहने वाले लोगों से आप जाकर के बोलेंगे कि एक पट्टा दिखाओ, कैसे संभव है? असम में जाकर के जो बाढ़ में हमेशा डूबता है, बिहार हमेशा बाढ़ में डूबता है, कौन कागज संभाल के रख सकता है? कितना डिजिटलाइज इन्होंने किया होगा चीजों को जी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी जेन्युइन चीज है, और सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक या मतलब जो बहुजन तबका है, ये उनकी लड़ाइयां नहीं है, ये उन हिंदुओं की भी लड़ाई है, जिसको कि भारत पूरे तरीके से एक लिंचर्स की भूमिका में बता पा रहा है। अभी देखिए, अभी चीन और जब भारत का डिस्टर्बेंस आया, तो हमारे आरएसएस जैसे संगठन क्या बोलते हैं कि आपकी भारतीय सेना को 6-7 दिन लगेंगे तैयार होने में, हम लोग तो आज ही से खड़े हो सकते हैं। आपके देश में, एक लोकतंत्र में, किसी एक संस्था के पास आर्मी को चैलेंज करने का कैपेसिटी है, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन झारखंड में पत्थलों में जाकर के ये अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे ग्राम सभा का परमिशन लेना जरूरी है, इन पत्थलों को गाड़ने वाले लोग आपके देशद्रोही दिखाई पड़ते हैं। यूनिवर्सिटीज के बच्चे को जामिया में अटैक हुआ, जेएनयू में अटैक हुआ, गोली चलाई गई, ये लोग बाहर हैं। और यूएपीए के अंदर कौन है? जो लोग बात कर रहे थे कि सत्ता गलत कर रही है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सोचना है हमने बिल्कुल। और बहुत बहुत अजीब सी स्थिति है कि देश के गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी लाएंगे, और हम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी देश में एनआरसी नहीं आएगी। अच्छी बात है, चलिए। बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है, आपसी की बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है जी बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं जेएनयू की तरफ में। तो मैं जैसे हमेशा पढ़ते रहता हूँ जेएनयू के बारे में और सुनता भी रहता हूँ। सोशल मीडिया में काफी कुछ लिखा रहता है कि जेएनयू का माहौल ही ऐसा है
कि वहाँ टुकड़े-टुकड़े गैंग है या फिर देशद्रोही लोग रहते हैं। फिर दीपिका अपनी फ़िल्म के लिए मतलब अपने फ़िल्म जब उसकी रिलीज़ होने से पहले वो जब जेएनयू जाती है, तो उसके फ़िल्म का बहिष्कार हो जाता है, जबकि बिल्कुल उसकी फ़िल्म का जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल इन सब से बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर भी उसको उसके फ़िल्म का बॉयकॉट होता है, फ़िल्म को नुकसान झेलना पड़ता है। तो आप क्या मानते हैं? आपने चूँकि देश जेएनयू को आपने देखा है, समझा है, तो आप इसके ज़रिए बताइए? अ, कुणाल, बहुत ज़रूरी है ये बात करना कि जो एक आउटसाइडर व्यूज़ है, वो आपके सामने मीडिया के वाया परोसा जा रहा होता है और एक इनसाइडर का व्यू क्या होता है। जी। और इनसाइडर होने के नाते मैंने अपने आदि सारी बातों को अपने आदिवासी लोकेशन से अभी तक कहा है, ठीक है? तो फिर हाँ। यहाँ पे जो आपने सीधे-सीधे एक संस्था के बारे में बातचीत करनी चाहिए, तो मैं हुँ, हुँ। बताऊँगी, एक ऐसा संस्था जो हर एक राज्य में होना चाहिए, ठीक है? जी। एजुकेशन को बहुत हद तक एक मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर पाने का दम रखने वाला संस्थान, जिसको कि सरकार पूरे तरीके से डिमोलिश करने की इच्छा शक्ति रखती है, वो उस पर काम करते हुए उसने जेएनयू पे अटैक शुरू किया। जेएनयू सिर्फ संस्था नहीं थी, पढ़ने की जगह नहीं थी। पढ़ने को किस तरीके से समाज में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको भी वहाँ सिखाया जाता रहा है। मैं मास्टर्स के लिए आई थी 2009 में और तब से हुँ। लेकर के वहाँ से लेकर के अभी 2020 तक मैंने अपना पीएचडी का सफर कंप्लीट किया। तो मैं बताना अच्छा। चाहूँगी कि इस लंबे समय में मैंने जो टुकड़े-टुकड़े वाले एक टैगलाइन्स जो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, हम लोगों ने ऐसी कोई बातचीत, कोई विचारधारा नहीं सुना है। वहाँ पे जी। लोग एबीवीपी को भी बहुत टॉलरेंटली सुन रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, दुआ सलाम होता है। ठीक है? जी। यहाँ पे ये रंजिश जो क्रिएट की गई है, ये पर्टिकुलर एक खास गवर्नमेंट के आने के बाद से की गई है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जेएनयू में जो अटैक शुरू हुआ, हुँ, उससे हुँ। पहले जेएनयू पर क्यों नहीं आज तक बात की गई, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक टाइम है, ये सिर्फ़ ये हमें लग रहा था कि बीजेपी ने ये सब टाइम है जब जेएनयू ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी को उस इंस्टीट्यूट में घुसने नहीं दिया है। ठीक है? तो एक टाइम पीरियड रहा है जब सत्ता अगर गलत करती है तो उसके विरोध में लोगों को बोलने का हक और सुनने का पेशेंस जो सत्ता के पास हुँ, होना चाहिए था, वो आज के समय हुँ। में बिल्कुल एब्सेंट हो चुका है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ बताना चाहूँगी कि जेएनयू एकमात्र दिल्ली में नहीं होना चाहिए, ये हर एक राज्यों में खुलने चाहिए और जो यहाँ जी। की शिक्षा-दीक्षा का तरीका है, एक क्लोज़्ड जी। कैंपस में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कोई फासला नहीं, कोई दूरी नहीं, आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और आप उनसे बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको 24 घंटे जेएनयू में एक स्टूडेंट का टाइम बताना चाहती हूँ, आप उससे आइडिया ले जी, लेंगे कि ये संस्था बिल्कुल, हाँ। कैसे अपने बच्चों को ग्रो कर रही होती है। ठीक है, 24 घंटा हम डील करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मॉर्निंग आप उठते हैं, आपका उठने का समय कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप जब उठते हैं और बेड से पैर नीचे रख करके जब वॉशरूम तक के लिए जा रहे हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाजे के नीचे आपको बहुत सारे पैम्पलेट्स मिलते हैं। पैम्पलेट उन संगठनों के जो देश में और दुनिया में घटित होता है, उसको लेकर के उन संगठनों की क्या समझदारी है, वो आपके सामने पैम्पलेट बना करके छोड़ जाते हैं, ठीक है? आपका पहला टकराना बेड से उतरते साथ सबसे पहले पैम्पलेट से। आपने वॉशरूम भी नहीं पहुँचे हैं अभी तक, ठीक है? वॉशरूम के जी। तक आप पैम्पलेट लेके पहुँचिए, वॉशरूम में आप फ्रेश हो गए, आप आ गए मेस तक। मेस में आपको नाश्ता परोसा जाना है, नाश्ता लेने की थाली जहाँ से आप उठाने जा रहे हैं, वहाँ पे फिर से आपको कुछ पैम्पलेट्स और पूरे दिन भर में कैंपस में कुछ होने वाला है, तो उसकी सूचना छोटे-छोटे पैम्पलेट के फॉर्म में फिर से रखी हुई मिलेंगी। तो आपने जब नाश्ता किया तब उस बीच में आपने पैम्पलेट भी पढ़ा और आपने वो सूचनाएँ भी पढ़ ली, ठीक है? उसके हुँ, बाद हो गया हुँ, हुँ, क्लास का टाइम। आप क्लास के लिए हुँ। पहुँचने के लिए पहुँच रहे हैं हॉस्टल से अपने स्कूल, अपने सेंटर तक, तो उस दौरान में आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो बातचीत करेंगे देश-दुनिया के बारे में। वो बॉलीवुड नहीं बतियाएँगे, नहीं बतियाएँगे हॉलीवुड,
वो नहीं बात करेंगे कि उनके राज्य में मतलब पर्टिकुलरली उनके खास धर्म में और रिलीजन में क्या चल रहा है। वो बात करेंगे देश दुनिया की। आप पहुंच गए क्लासरूम तक, क्लासरूम में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्लासेस फ्लडेड मिलेंगे। ठीक है, डीयू में 65% कंपलसरी अटेंडेंस है, इसलिए क्राउड बैठती है, अन्यथा ना बैठे। ठीक है, क्लास में आप गए, वहां पे शिक्षक ने आपको 2 घंटा जो पढ़ाना था वो पढ़ाया, उसके बाद फिर से आप लंच के लिए टहलते हुए फिर से अपने आप या तो कैंपस लौटे या तो फिर जो सेंटर्स में कैंटीन है वहां तक पहुंचे। अब उन कैंटीन में पहुंचने तक के दौरान में आपको बहुत सारे पोस्टर्स मिलेंगे, वॉल पोस्टर्स, जो आपको संदेश देंगे कि राज्यों में क्या घट रहा है, देश में क्या घट रहा है, और मेरा संगठन इस चीज को कैसे देखता है। वो एनएसयूआई के भी पोस्टर होंगे, एबीवीपी के भी पोस्टर होंगे, डीएसयू के भी होंगे, आइसा के भी होंगे, भाकपा माले और बापसा के भी होंगे। तो तमाम संगठन अपनी बातें जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, वो उन वॉल पोस्टर्स के वाया आप मिल गया। ठीक है, खाना आपने खा लिया, खाना खाने के बाद आपने लाइब्रेरी का जो इस्तेमाल करना है, 9 फ्लोर की लाइब्रेरी है, 24 घंटे खुली रहती है, और उसपे आप जो आपने एक्सेस करना है किया। शाम को आप ढाबे और चाय पे चाय पकौड़े के लिए पहुंचते हैं। चाय पकौड़े के लिए पहुंचते हैं, वहां पे लोग नाटक कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, वो किसी एक स्कॉलर को बुला करके ढाबों पे बातचीत कर रहे हैं। आपका मन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, तो आप वहां रुक गए। फिर आपको फिर से एक मानसिक फीडिंग जो हो सकती है उस दौरान मिल गई, चाहे वो नाटक के फॉर्म में, चाहे वो टॉक के फॉर्म में, चाहे मूवी स्क्रीनिंग के फॉर्म में। ये तमाम चीजें ढाबा पे घटित हो गई। इस तरीके से हो गई आपकी रात। रात में आप फिर से डिनर के लिए अपने हॉस्टल पहुंचते हैं। हॉस्टल में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेशन के लिए अपनी बात कहने के लिए ग्रुप बना बना करके फिर से घूमते हैं अलग अलग हॉस्टल के मेसेस में, और जो भी देश में घटित हो रहा है उसको लेकर के वो अपने डफलियों के साथ बातचीत रखते हैं जा जाके मेस में। फिर से आपको खाने के साथ में फिर से एक मानसिक फीडिंग कि क्या हुआ है और उसको मैं कैसे देखता हूँ या स्टूडेंट यूनियन कैसे देखता है, आप क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं। आपको इंटरेस्ट हुआ तो आप इन्वॉल्व हो गए, नहीं इंटरेस्ट हुआ तो आप फिर अपने रूम तक आ गए। ठीक है, और हर हॉस्टल का जो मेन एंट्रेंस होता है वहां पे हर 24 घंटे पिछले देश और दुनिया में जो घटा होगा वो तमाम पोस्टर्स के फॉर्म में आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। आप बताइए, इतने सारे मानसिक फीडिंग के बाद एक बच्चा कैसे अछूता रह पाएगा कि वो अपनी आइडेंटिटी एक उरांव की सोच पाए केवल, या एक मुस्लिम होने की सोच पाए। वो ओरिजिन है उसका, वो उसका इंक्लाइनेशन होगा, लेकिन कैसे वो इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद अपने समाज पे नहीं सोचेगा, देश पे नहीं सोचेगा, विदेश पे नहीं सोचेगा। तो मुझे लगता है कि जेएनयू ने गढ़ा है, वो शेप देता है लोगों को, और मुझे भी। अच्छा, एक मुद्दा है आदिवासियों से जुड़ा हुआ, काफी महत्वपूर्ण विषय है। आदिवासियों का धर्म क्या है और ये सरना कोड क्या है, और जनसंख्या रजिस्टर में जो अलग से धर्म कॉलम की जो मांग हो रही है वो क्यों उठ रही है? आपने संक्षेप में आंसर मांगा है, सो आंसर अब संक्षेप होते चले जाएंगे। मुझे मालूम है टाइम का एक लिमिटेशन होता है। ये जेन्यू नहीं है कि रात में अगर बातचीत शुरू हुई है तो वो सुबह हो जाती है और चलता रहता है। तो एनीवे मैं कोशिश करूंगी। आदिवासी धर्म कॉलम की मांग क्यों की गई है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेंसस का आप जब हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 1871 में पहला आपका सेंसस होता है, और उसमें वहां पे आदिवासियों के लिए एक धर्म का कॉलम दिया हुआ रहता है। 1881 में भी आप आएंगे, 91 में आएंगे, 1901 में आएंगे, 1911, 21 एंड 31, ठीक है, 41 तक आप आएंगे, प्री इंडिपेंडेंस टाइम तक। तो आपको आदिवासियों को रिलीजन का कॉलम दिखाई पड़ता है। वो कभी ट्राइबल रिलीजन के नाम से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कभी एनिमिस्टिक के नाम से वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कभी वो आदिवासी लिखते जा रहे हैं। और इसके बाद जब 1951 में टाइम आता है तो धर्म का कॉलम गायब कर दिया जाता है। हम इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन हमने आदिवासियों की आइडेंटिटी को गायब कर दिया। मैं आपको बता दूं कि प्री जो इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम है उसमें जो तीसरी बड़ी जनसंख्या मिल रही होती है, हिंदू की पहली होती है, दूसरी मुसलमान की होती है, और तीसरी बड़ी आबादी आदिवासियों की होती है।
बुद्धिज्म और सिखिज्म, और आपका जिसके लिए आपने अभी के समय में 6 और 7 कॉलम दे रखे हैं, उन धर्मों का पोजीशन एट दैट टाइम तक तीसरा भी नहीं होता है। ठीक है, तो जी, आपको थोड़ा विचारना पड़ेगा कि इन आदिवासियों की जनसंख्या को किस विचारधारा के तहत, किस पॉलिटिक्स के तहत आपने छिपाया और आपने हम्म, उसको मर्ज कर दिया। या तो आप हिंदू लिखिए, या क्रिश्चियन लिखिए, या मुसलमान लिखिए, या तो फिर आप अन्य के कॉलम में फेंके चले गए। तो इसी जी, का एक मेजर विरोध दर्ज किया जा रहा है और डिमांड किया जा रहा है। 2001 में भी डिमांड किया गया था, 2011 में भी डिमांड था, और अभी 2021 में भी ये डिमांड है। और इन 3 रस्तों में अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। वो इस कॉलम को देने से कोताही बरत रही है। सरना धर्म इसलिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं क्योंकि एक मेजर पॉपुलेशन आदिवासियों की भी आइडेंटिकल तौर पर देखते हैं तो वो शरणा अपने आप कहलाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सेंट्रल बेल्ट के आदिवासी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी, या बिल्कुल कश्मीर के आदिवासी, साउथ के आदिवासी, पश्चिम के आदिवासी, उनके बीच में ये टर्मिनोलॉजी सरना वर्ड नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों के प्रयास के बाद ये तय किया जा पाया है कि हम इसके लिए ट्राइबल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ऑब्लिक आदिवासी, और उसके साथ में हम जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, आप मुंडा है आप मुंडा लिखिए, हम गोंड है हम गोंड लिखेंगे, हम खासी है हम खासी लिखेंगे। तो इस तरीके से उस ट्राइबल और आदिवासी रिलीजन का कॉलम डिमांड किया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जी। तो ऐसे में सवाल उठता है, जो फिर जो बहुत लोग जो कन्वर्ट होते हैं, लाइक कोई क्रिश्चियन में हुआ, तो क्या उसका धर्म क्रिश्चियन रहेगा या फिर वो आदिवासी लिखेगा? या हाँ, तो कुणाल मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आदिवासी कन्वर्ट हुए हैं किसी भी रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियन में हुए हों, मुसलमान में हुए हों, हिंदू में हुए हों, या किसी भी अन्य धर्म में हुए हों, वो उनकी स्वेच्छा का मामला है कि वो अपने धर्म पे आदिवासी लिखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, जी, हम जी, इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको यही लिखे। लेकिन सेंसस ने ये विकल्प ही क्यों हमारे से छीना, जो आदिवासी खुद को आदिवासी कहना चाहता है, और जो जी, स्वतंत्रता से पहले एक तीसरी बड़ी आबादी थी, उसके पास क्यों जबरदस्ती एक हिंदू का ही कॉलम, या एक क्रिश्चियन का ही कॉलम, या एक अन्य का कॉलम क्यों छोड़ा गया है? प्रश्न ये है। जी, जी, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी क्रिश्चियन आदिवासी को बोलने जाएंगे कि आप इस पे भरो। ये उनकी स्वेच्छा है, वो किसमें काउंट होना चाहते हैं। जी। बिल्कुल। मैं आपकी एक लेख पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था, संस्थाओं में आदिवासी संघर्ष। ऐसा क्या आपका क्या अनुभव रहा जो आपको ये लेख लिखना पड़ा? वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या दिल्ली जैसे महानगरों में आदिवासियों को शिक्षण संस्थाओं में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है? बिल्कुल। कुणाल, इस चीज से आप मतलब कभी गुजरे हैं नहीं गुजरे हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारी जगहों पे दिल्ली में आने के बाद ही ये पता चला था कि आदिवासी होना थोड़ा-सा गड़बड़ मामला होता है। अदरवाइज़ रांची में और झारखंड में आदिवासियों के प्रति नज़रिया उतना मतलब डेरोगेटरी या नहीं रहा है। वहाँ पे शायद एक अच्छी खासी आबादी के बीच में रहने की वजह से भी इस बात का अनुभव बहुत बाद में या लेट पता चलता है। लेकिन दिल्ली में आते ही मुझे मेरे कॉलेज में पूछा जाता है कि प्रेमचंद का पर्टिकुलर कोई स्टोरी का नाम लिया जाता है, वो तुमने पढ़ा है? तो मैंने कहा कि नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं पढ़ूंगी। तो उसपे मेरे कुछ बिहार और यूपी के साथी जो साथ में मेरे बैचमेट हैं, उनका भी लेवल वही है जो 12वीं करके वो गए हैं, और मेरा भी लेवल वही है कि मैं 12वीं करके वहां गई हूँ। और वो जी, मुझसे पूछते हैं कि अच्छा प्रेमचंद का ये नहीं पढ़ा है? हाँ, तुम लोग क्यों पढ़ोगे, तुम लोग तो कानू सान्याल को और चारू मजुमदार को पढ़ने वाले लोग हो ना। तो ये दोनों नाम ही मेरे कान में पहली बार पड़ते हैं। मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना था। लेकिन जिस लहजे में उस मेरे दोस्त ने कहा था, मुझे जाके खोजना पड़ा, और मैं अपने हॉस्टल में जाकर के अपनी दीदियों से बात करती हूँ कि दीदी ये कौन लोग हैं कि जिसके बारे में मुझे ये बात कही गई। तो फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि ये नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। अब
इस नक्सल मूवमेंट के नाम पे मुझे ये समझ में आया कि वो लोग मुझे एक आदिवासी होने मात्र से एक नक्सली सपोर्टर होना भी वो स्वीकार कर रहे हैं। वो मुझे माओइस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके का एक आयोजन हुआ वहां पे। और मैं बहुत बुरे तरीके से आहत हुई कि मेरा कहीं कोई वास्ता नहीं है, मैं इनको जानती नहीं हूँ। अखबार से जितना मैंने इन माओवाद और नक्सलवाद के बारे में जो पढ़ा है उतना ही मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनका ये आक्षेप या ये आरोप क्यों है मुझ पर? बस एक आदिवासी कम्युनिटी से आने की वजह से मैं उनकी सिंपैथाइजर हो गई, ये बात मेरे जहन में आई और मैं बहुत अपसेट भी हो गई कि ऐसा कैसे है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि जो कहानी इन्होंने नहीं बोला था कि मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो फिर मैंने वो खोज करके पढ़ा और मुझे पहली बार ये समझ में आया कि मुझे कहीं से भी अगर ये कम पाएंगे तो ये मुझे बातचीत में हमेशा नीचा दिखलाएंगे। और कई बार मेरे जो मैं अंकुरित खाना लेकर के जाया करती थी अपने टिफिन में, उसको देख करके कई बार ये टोंट करते थे कि आदिवासी तो कच्चा ही खाते हैं ना, तो तुम लोग स्प्राउट को भी कच्चा ही खाते हो और सारा अनाज भी कच्चा ही खाते होगे। तो ये सब चीजें मैं लगातार जूझ रही थी अपने कॉलेज में। और मेरे पास उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनसे मैं ये चीजें कह पाती, तो अपने हॉस्टल्स में जो बड़ी दीदियां थी उनको जाके मैं उनको बताया करती थी और वो मुझे मतलब उनको सिर्फ कंसोल करना था, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके की हाँ, चीजें थी वहां पे। और फिर जब मैं जेएनयू आती हूँ तो जेएनयू में भी एक अलग लेवल का चीजें मिलता है, क्योंकि समाज तो वही है ना जो डीयू में है, चाहे जेएनयू में है, चाहे आप जहाँ पे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, सब जगह तो वही समाज है। और सबकी समाज की परिधि में आदिवासी को यही समझा दिया गया है। आपका मीडिया चीख चीख के यही कह रहा होता है, बार बार आपके एंकर्स यही कह रहे होते हैं, आपकी बॉलीवुड, आपका सोशियोलॉजी, सारा एंथ्रोपोलॉजी का जितना रीडिंग्स है, राइटअप्स है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को बार बार आपको पुख्ता कर रहा होता है। तो जब जी, क्लासरूम में भी आप आदिवासी अस्मिता पे एक पेपर बना हुआ है जिसको हमने थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ाना है, आपने जी, आदिवासी शब्द बोला और बच्चों के मन में पूछ लिया कि बेटे आपको क्या समझ में आया आदिवासी सुनने से? मैम वो जो नक्सली होते हैं, मैम वो जो कम कपड़े पहनते हैं, जो झिंगा लाला हु बतियाते हैं। तो ये एक परसेप्शन महानगर में बैठे बच्चों के बीच मात्र नहीं है, लेकिन समाज के अन्य वर्गों के बीच में भी यही धारणाएं बिल्ड की गई हैं। जिस तरीके से आज स्टूडेंट होकर के सवाल पूछना देशद्रोही का एक लेबल चिपका दिया गया है, उसी तरीके से ये पूरी पूरी चीज मैं गुजरी हूँ। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मैंने अपने एजुकेशन में, चाहे वो मेरा स्कूलिंग हो, मेरा कॉलेजिंग हो, मेरा वर्क प्लेस हो, मैंने सब जगह इस चीज को बहुत महसूस किया है, बार बार महसूस किया है। मेरी थाली में क्या होगा नहीं होगा इस पर लोग टोकते हैं, मैं क्या पहनूंगी नहीं पहनूंगी वो अपने एस्थेटिक के अनुसार टोकते हैं। तो जी, समझ में आता है और बुरा जी, फील होता है कि मैं इनके जैसा नहीं है। वो अदर का सेंस आपको महसूस कराते रहते हैं हमेशा। जी। तो कई बार इस तरह की नस्लीय टिप्पणी का शिकार होना पड़ता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी है। हाँ, तो जी। अब ऐसे तो देश में एसटी-एससी एट्रोसिटी एक्ट है जिसके तहत अगर आप पे नस्लीय टिप्पणी होती है तो उनको आपके कंप्लेन पर उनको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन क्या एक ऐसा कैंपेन एक ऐसे आंदोलन की देश में ज़रूरत है जैसे अभी अमेरिका में भी चल रहा है? बिल्कुल ज़रूरत है। और मुझे लगता है अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है हम लोगों को। विदेशों में चीज़ें घटित होंगी, वहाँ आंदोलनरत हो जाएँगे लोग, तो हमारे लोग सिम्पैथाइज़ करने के लिए, ट्वीट करने के लिए तमाम जगहों पे बैठे हैं, लेकिन वही गटर में उतरने से, जहरीली गैस से लोग मरते हैं। आप हुँ, उसका उपाय नहीं करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपका हुँ, नज़रिया आदिवासियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ माओवादी तक सीमित हो जाता है, नक्सली तक सीमित हो जाता है और हुँ, बहुत हुँ, हुआ तो बोलेंगे कि ये विकास विरोधी हैं। विकास बिल्कुल। के चीज़ें इनको नहीं चाहिए, इनको रोड नहीं चाहिए, इनको अस्पताल नहीं चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं पूछा जा रहा होता है कि आदिवासी को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए? इन पर बात नहीं हो रही होती है। तो मूवमेंट की आवश्यकता तो लगातार है। आदिवासी आज तक अकेले लड़ रहा है और आदिवासी के दोस्त कुछ हुँ, लोग बने हैं
जो संवेदनशील लोग हैं वो उनके साथ में मूवमेंट में आके खड़े होते हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इसलिए इन जनरल सबको नहीं कहा जा सकता कि आदिवासी आज अकेले लड़ रहा है, लेकिन बहुत हद तक अकेले लड़ रहा है और ये आंदोलन तो चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो दलितों से जुड़ा हुआ है। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके जो एक स्टेटमेंट था उसमें कि हर दलित कर्मी सफाई कर्मी नहीं होता, लेकिन हर सफाई कर्मी दलित होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और एक चौंकाने वाली बात उसमें मैं उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट रहता है टिस से वो पीएचडी कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके पूरे जो पूर्वज थे वो एक सफाई कर्मी थे और चूंकि वो लोग दलित थे तो इस वजह से उसको सफाई कर्मी का बीएमसी ने उसे सफाई कर्मी का उसको जॉब देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरे वर्ग के लोगों को इस तरह के काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है? जो सवाल पूछा है आपने वो बहुत जेन्युइन सवाल है और मुझे लगता है कि ये बात बहुत बार हम लोगों को क्लासरूम्स में दलित अस्मिताएं भी पढ़ानी है और दलित लिटरेचर के हिस्से भी पढ़ाने हैं और उस दौरान में आपको सफाई कर्मचारियों के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी हम लोग बच्चों को एक असाइनमेंट के तौर पे इस समझदारी को विकसित करने के लिए एक छोटा सा हम होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं कि अपने कॉलेज का कम से कम एक डाटा निकालिए जो सफाई कर्मी है, ठीक है, और उनकी जातियां एक बार तलाशने की कोशिश कीजिए। जब क्लास में बातचीत रिजर्वेशन पे आती है, जब भी रिजर्वेशन की बात हो रही होती है तो जो एक मुस्त होकर के हमारे देश की एक तमाम जनता है जो अपना पक्ष वो इस पर बिल्कुल क्लियर कट रखती है कि जी, आरक्षण लोग आरक्षण लोगों के द्वारा ही सपोर्ट किया जाएगा जो इसको अवेल कर रहे हैं और जी। आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग हुँ, इसका विरोध कर रहे होंगे। इससे दो जी, खेमे में तो पूरा देश क्लियर कट बचा हुआ है। तो जी, बच्चों से जब बातचीत होती है और बच्चे बताते हैं, जब अपनी क्वेरीज रखते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम ऐसा तो गलत है ना कि 90% वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हो और 60 वालों का एडमिशन हो जाए। ये तो क्लियर कट जी, एकदम बहुत स्पष्ट रूप जी, से दिखने वाला डिस्क्रिमिनेशन है, अन्याय है। ठीक है, जी। अब तब बात करने की जरूरत पड़ती है कि मंदिरों में घंटा बजाने का रिजर्वेशन किसने आपको दिया है? हुँ, नाली के गटरों पे उतरने का रिजर्वेशन कैसे इन कम्युनिटीज को हिस्से आया है? चूल्हे हुँ, चौके और घर की सफाई एक वुमन करेगी, आपका पिता नहीं करेगा, भाई नहीं करेगा, पति नहीं करेगा। ये सब तमाम तरह की जो रिजर्वेशंस मिले हुए हैं वो किस हुँ, आधार पे बने हुए हैं और किन्होंने तय किया है? तो हुँ, हम लोगों को ये समझदारी बनाने की जरूरत है कि इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि जो अनसेफ चीजें हम लोगों के ऊपर रख दी गई हैं, हम मंगल पे जाके प्लॉटिंग कर रहे हैं, चांद पे हम प्लॉट्स खरीद रहे हैं, लेकिन गटर को साफ करने के लायक हम रिमोट नहीं तैयार कर पा रहे हैं या हमारा साइंस इतना कमजोर पड़ जा रहा है कि आज भी आप मैनुअली लोगों को उतार रहे हैं इन होल्स में। जी, तो ये बिल्कुल। तो पूरे तरीके से हत्या का मामला है। जी, आप और काम के नाम पे हुँ, अपने हुँ, शहरों और गलियों को और अपने घरों को साफ करने के लिए किसी की जान लेने पे तुले हुए हैं। हुँ, तो ब्लैक बिल्कुल, लाइव मैटर्स की दुनिया को आप बाद में संभालिए, पहले अपने देश के ब्लैक्स पर बात कर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ये सेम है और बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के आप जब इस तरह से आप एग्जैक्टली। किसी को गटर में उतार देते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति है। आज समाज में हर तरफ महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन जब गांव या कस्बों की तरफ देखते हैं तो आज भी महिलाओं पर डायन प्रथा के जरिए उनकी हत्या या फिर स्वास्थ्य को लेकर उन अज्ञानता, ये सब एक ऐसी चीजें हैं जिसके कारण महिलाओं के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि अभी उनकी स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है? झारखंड में महिलाओं की स्थिति पे बात करें और आपने पर्टिकुलरली डाइन के बारे में बात की है, तो हमें
20 तक में भी हत्याएं दिखाई पड़ती हैं। आपने कितने भी मजबूत कानून बना दिए हैं, लेकिन उन कानूनों का आपने प्रयोग जो है बहुत सख्ती के साथ नहीं किया है, और कानून ही चीजों को नहीं रोकेगा। वो मानसिकताएं रुकनी चाहिए जो आपके समाज में आपको एक लोभीपने के तहत किसी एक स्त्री को जान से मारने का इजाजत दे पाता है। आप पाएंगे कि डाइन कह के मारे जाने की घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये बहुत रिसेंट की डेवलपमेंट्स है। मैंने अपने बिल्कुल। पिताजी से इस संदर्भ में बात किया था। मेरे पापा की एज अभी 73 है, और जी। 73 से लेकर के आज तक जो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने हाँ। जीवन में कितनी डाइन हत्याओं के बारे में अपनी आंखों से देखा है, या अपने परिवार में, अपने संबंधियों में, सगाजनों के, गांव में देखा है। उन्होंने कहा नहीं, नहीं देखा है। उनके पास ये जो सारे न्यूज़ेस हैं वो बहुत रिसेंट के न्यूज़ेस हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसको लेकर के नहीं है, और वो पूरी तरीके से जी। अखबारों के माध्यम से है। तो मैं आपको बिल्कुल। बताना चाहूंगी कि डाइन जो है, बोल करके मारने की जो कोशिश की जाती है, उस महिला को देखने की जरूरत है। उस महिला का लोकेशन क्या है? विडो होगी, विधवा होगी, बच्चे नहीं होंगे, और जमीन पे जो दखल, जो हम लोग आज तक कहते आए थे कि आदिवासी जमीन जो है वो सामूहिक हाँ, हाँ, संपत्ति है, हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जीने खाने के लिए हैंडओवर करते हैं। लेकिन इस हाँ, हाँ, सोच में, इस बदलाव में, जब हम भूमि हाँ, बंदोबस्ती का कानून लागू कर रहे थे देश में, हमने आदिवासियों की भी जमीन के पट्टों के नाम पुरुष हाँ, के, आदिवासियों के नाम हमने लिखना दर्ज किया। वहां से महिलाएं गायब कर बिल्कुल। दी गई। जो समाज को बंदोबस्ती का हाँ, जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उन्होंने अपने समाज के अनुसार अपने पुरुषों के केवल नाम दिए, महिलाओं के नहीं दिए। महिलाएं आज वहां पे जमीन से वंचित हैं, और वंचित की जा रही हैं। और आपने उसको क्या बोल दिया है कि इसकी बुरी नजर है, उसने ऐसा देखा और इससे मेरा कुछ नुकसान हो गया, तो हम उसको पब्लिकली या तो नंगा करके कुछ भी कर लेंगे, हम उसको मार ही डालेंगे। तो एक जमीन लूट का सामाजिक आवरण पहन के, कोट पहन के आप ये सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वो जमीन कुल मिला करके फिर से भैयादी में, भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। तो हम लोगों हाँ, को डाइन के ओरिजिन के पीछे ये जमीन की लूट, और जमीन की लूट भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों में, पुरुषों में तब आता दिखता है, और वो ये सब परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब हमारे समाज को, जो बहुत प्रेम के साथ कभी एक जीवन को जीता आया है, प्रकृति को समझता था, प्रकृति को समझने वाला ये पुरुष, आदिवासी पुरुष, आज महिला, अपनी महिलाओं को नहीं समझ पा रहा है, और उनको मौत के घाट उतार रहा है। आपको खोजना पड़ेगा, डाटा निकालना पड़ेगा कि कितनी महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने क्राइम किए हैं या मारे हैं लोगों को। उनकी तरफ से नहीं हाँ, है ये। वो सिर्फ सृजन कर रही है, पैसा कर रही है, आपको पाल रही है, लेकिन आप उनकी हत्या ही कर रहे हैं। और बहुत रिसेंट तो अब गैंग रेप दिखने लगे हैं अपने समाज में। रेप के लिए एक शब्द नहीं मिलता है, वुमेन के लिए एक गाली नहीं मिलता है। जितनी गालियां हैं सब हिंदी ओरिजिन की है, आदिवासी भाषाओं में गालियां तक नहीं है वुमेन के लिए। लेकिन आज आप रेप भी कर रहे हैं, गैंग रेप भी कर रहे हैं, आप मर्डर भी कर रहे हैं, तमाम चीजों का आयोजन कर रहे हैं। बोलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो बिल्कुल। तो ऐसे मतलब समाज से भी जुड़े हुए ऐसे चीजों के लिए भी हमें ही एक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, या ये जो सामूहिक हम प्रयास लोग। है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? कभी मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी मौका मिला तो आप कभी जॉइन करोगे? नहीं, मैं पॉलिटिक्स को देखती हूँ। सब लोग कहते हैं कि काम करने की जगह है, और वहां पे जाकर जी, के लोग बेहतर काम कर सकते हैं। तो जी, मेरी इच्छा बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। और मैं शायद बहुत बहुत सेंसिटिव हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है किसी की बातों को, गलत बातों को अपने ऊपर सुनना और बर्दाश्त करना, वो मेरे हिस्से की चीज नहीं है। और आज पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की रह गई है। मैं अपने लेखन से, अपने अध्यापन से, और जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत होगी, मैं वहां खड़ा होकर के अपने लोगों के लिए काम करना चाहूंगी, पर वो क्षेत्र राजनीति नहीं हो सकता। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है आपको इन सब बातों में आगे बढ़ने के लिए?
जो सीखा है वो माँ से सीखा है। अ, जी। बाबा बहुत खुश होते हैं जब उनको लगता है कि मेरा बच्चा सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, सबके लिए सोचता है। तो उनका वो हिम्मत बनता है। वो कभी जी। मेरे पैसे मैं कहाँ खर्च करती हूँ, कैसे खर्च करती हूँ, किन लोगों पे खर्च करती हूँ, ये उनको सोचना और पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। इवन इनकम टैक्स हुँ। में भी जब मैं पापा को बोलती हूँ कि मेरे पापा इनकम टैक्स में थे, तो उनको बोलती हूँ रिटर्न जी। फाइल कर दीजिए आप। तो वो बोलते हैं नहीं जी। बेटा रोड कैसे बनेगा? पैसे नहीं रिटर्न करवाओ, दो, गवर्नमेंट को दो। तो मुझे जी। लगता है मेरे माता और पिता ने मुझे बहुत बहुत जगह दी है और मैंने अपनी बुआ-नानी से अपने लाइफ को बहुत सीखा है। वो फिज़िकली चैलेंज्ड एक महिला थी और उन्होंने अनमैरिड रह के मेरी माँ को और उनके भाई-बहनों को पाला-पोसा और लाइफ टाइम उनके लिए और उनके जैसे जितने भी नीडी लोग थे, जिनकी माएँ नहीं थी, मेरी अपनी नानी हुँ, नहीं हुँ। थी, बहुत जल्दी हुँ, हुँ। एक्सपायर कर गई थी। उन बुआ-नानी ने पाला था और वो उनको मैंने देखा था कि वो कैसे मतलब अपने लिए अपना सोचना कुछ नहीं है उनके पास। एक बिल्कुल। अच्छी जॉब से रिटायर करती हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने लिए नहीं किया। किसको खेती के लिए ज़रूरत है, किसको कपड़े के लिए ज़रूरत है, किसको क्या ज़रूरत है, हर एक चीज़, किसको शादी-ब्याह में कुछ कम पड़ रहा है, वो सब कुछ नानी के से आना होता था और उन्होंने अपने लिए लाइफ में एक छोटा-सा गहना नहीं बनवाया, एक छोटा-सा घर नहीं बनवाया और उन्होंने सब कुछ अपना लाइफ इन्वेस्ट किया और इवन जो गवर्नमेंट से जो उनको पेंशन के रूप में और जो एक बड़ा अमाउंट भी मिलना था, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए ही डोनेट किया। उन्होंने उन पैसों को जी। घर तक नहीं पहुँचा दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब जो देने वाला सेंस था, मुझे बहुत हद तक नानी, दादी, मेरी माँ और बाबा से मुझे मिला है। ओके। कुछ दिन पहले बॉलीवुड के गलियारे से एक बहुत दुखद खबर आई थी, सुशांत के आत्महत्या से रिलेटेड और उसके बाद से हर तरफ डिप्रेशन के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी। चूँकि आप एक प्रोफ़ेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप प्रोफ़ेसर होने के नाते आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो छात्र जीवन जो होता है वो काफ़ी चुनौतियों से भरा होता है और अभी जब 12th के रिज़ल्ट आएँगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो डीयू में काफ़ी बच्चे आते हैं, बहुतों के एडमिशन्स होते हैं, मनचाहा कॉलेज मिलता है, बहुतों को नहीं मिल पाता है, बहुत लोग हताश हो जाते हैं। तो जी। ऐसे लोग छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अ, देखिए जो छात्र जीवन है ना ये बेसिकली बहुत हद तक हम लोग एक अपने पर्टिकुलर ज्योग्राफी में जिए रहते हैं और वहाँ से सीखे रहते हैं। और ये पहला टाइम होता है जब आपकी परिधि थोड़ी और बड़ी होती है। आपके पास बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते ही यूनिवर्स टाइप के लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अलग-अलग बिल स्टेट से, अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग आपके साथ संवाद हुँ, में आते हैं। और बिल्कुल। आपके पास जितनी भी अब तक की 12th तक की लर्निंग होती है, उसमें से जी। एक बहुत सारी लर्निंग्स आपको अनलर्न करना पड़ता है, जब आप यूनिवर्सिटी में एक जगह पे पहुँचते हैं और आपको इतनी विविधता दिखाई देती है। तो मुझे हुँ, लगता है कि हम लोगों को 12वीं तक की जो भी शिक्षा-दीक्षा है, जो हमने सीखा है, हम लोग अपने इस एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ बहुत लैक महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं कि हम बच्चों को पूछना नहीं सिखाते हैं, उनको डाउट करना नहीं सिखाते हैं। बच्चे पूछते नहीं हैं, बच्चे सुनते हैं, निकल जाते हैं, बच्चे सुनते हैं, निकल जाते हैं। तो बच्चों के मन में जिज्ञासा बनाना कि ऐसा है, ये सामने प्रेमचंद का एक टेक्स्ट कहानी आपको रखा गया। अब आप अपने जीवन से इसको जोड़ के देखिए कि 2020 में हम बैठ के इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? इस पे क्यों सवाल हम आपको लिख करके दे रहे हैं और आपके ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या नहीं बदली हैं। जो 1936 में प्रेमचंद लिख के चले गए, वो आज तक हम लोग क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए? और यहाँ पे आए हैं तो हम क्या-क्या कुछ सीखेंगे? कितना हम जो पुराने चीज़ें सीखी हुई थी, उसको अनलर्न करते हुए नई चीज़ों के लिए जगह बनाएँगे। तो मुझे लगता है कि हमेशा छात्र जीवन में बच्चों के बीच जिज्ञासा का भाव बनाना, ये एक जीवन का उद्देश्य होता है और साथ ही साथ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उसको अपने जीवन में प्रयोग करें और उनके पास जो लर्निंग्स हैं, उसको उससे वो जोड़ करके देखें। मैं हमेशा बिल्कुल। वैसे आंसर्स लिखवाने को प्रेरित करती हूँ, जो उनके हिस्से से जुड़ा हुआ हो।
मैं वैसे सिनेमाज और डॉक्यूमेंट्रीज उनको रेकमेंड करती हूँ जिससे वो समाज को जान पाए। वो ऐसी किताबों को रेफर कर रही होती हूँ जो टेक्स्ट बुक से और सिलेबस से बाहर भी है, क्योंकि सिलेबस के पास पर्टिकुलर एक सत्ता का एक दबाव है कि क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों को आपको बेसिकली खुलने देना है कि आप उड़िए, जितना उड़ सकना है आपने उड़ना है, लेकिन जहां से आप उठ रहे हैं उस जगह में आपके जैसे कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं, उनको सोचते हुए वो काम करते हुए उड़िए कि उनको कोई नुकसान ना हो। और हमेशा कभी भी कंपटीशन ना कीजिए। कंपटीशन बिल्कुल। आप किल करता है। कंपटीशन के लिए मैं प्रेरित कभी नहीं करती हूँ। डिप्रेशन में लोग तभी जाते हैं और लोगों को लगता है कि लोग हमें जज कर रहे होंगे, वो अपनी बातें अपने तक रखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी दोस्त बनूं। मैं 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर में जो सिलेबस होता है वो पूरा करने के साथ में तब तक मैं टीचर रहती हूँ उनके साथ में। और जैसे ही वो सेमेस्टर खत्म होता है, उन बच्चों से मेरा वास्ता बाद में पड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन तब तक वो 6 महीने में मेरे दोस्त बन जाते हैं। और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं कभी किसी को जज नहीं करने वाली। और इसी वजह से आपको अपनी हर एक बात कह पाने का दम होना चाहिए और अपने आप को खाली करना चाहिए। बेसिकली एक्सप्रेशन ही आपको गलत करने से रोकेगा। जी। मेरे लिए तो यही है। जी। हुँ। तो नितिशा दी, आपने जितने भी सवाल थे उनके काफ़ी सरलता और सहजता से आपने जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। चूँकि कुछ सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समय कम है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई नितिशा दी से अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार उन सवालों के जवाब हम नितिशा जी से जानने की कोशिश करेंगे। नितिशा जी, धन्यवाद इस सुंदर बातचीत के लिए। थैंक यू। जोहार, जय भीम। जोहार।